अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी। एक अफसोसनाक वाक़ये के साथ आज अपने इस शो का आगाज़ करना चाहेंगे। ईरानी सदर सैयद मोहम्मद इब्राहिम रईसी का जो हेलीकॉप्टर है उसके हवाले से और उनका अब तक जो इतलात हम तक मौसूल हो रही हैं, उनके वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक ख़राब मौसम की वजह से ईरानी सदर का हेलीकॉप्टर हार्ड लैंडिंग की ईरानी सदर और उनके वफ्द मुतअद्दिद हेलीकॉप्टरों में सवार था। इसी हवाले से वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ सदर पाकिस्तान ने अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है और उनकी सेहत और सलामती की दुआ भी की है। और डेफिनेटली हमारा एक इस्लामी बरादर मुल्क है और रिसेंटली अभी उन्होंने पाकिस्तान का एक दौरा भी किया है। कुछ ख़राब मौसम के बायस जो है अब तक मुस्तदिका इतलात नहीं पहुँच रही। अब जो ही हमारे तक इतलात पहुँचेंगी हम आपके सामने रखेंगे। मशरकी अज़रबैजान, अर्दबेल और जंजान की एमरजेंसी टीमें जाए हादसा की तरफ रवाना कर दी गई हैं और हेलीकॉप्टर को वर्सकान के इलाके में हादसा पेश आया है। ये एक अफसोसनाक खबर है जो हम आपके सामने रख रहे हैं। इस पर हम बात करेंगे और उसके बाद किर्गिस्तान में होने वाले जो हादसात हैं, जो वाक़यात हैं और जो तलबा के साथ मामलात पेश आए हैं उसको भी ज़ेरे बहस लाएंगे। सबसे पहले ये अफसोसनाक खबर और एक बेचैनी है डेफिनेटली ईरान और तमाम जो बरादर हमसाया ममालिक हैं उनकी सेहत और सलामती के लिए दुआगो हैं। हमारे जो सदूर और वज़राए आज़म हैं मुख्तलिफ़ ममालिक के, उन्होंने भी अपने नेक ख्वाहिशात का और सेहत और सलामती की उन्होंने दुआएँ की हैं। इस पर बात करेंगे। हमारे से स्टूडियोज़ में मौजूद हैं बाबर गौसी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार, और हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार हुसैन साहब ने। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया आपका। जी थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब, ईरानी सदर सैयद मोहम्मद इब्राहिम रईसी का जो हेलीकॉप्टर है उसके बारे में इतलात मौसूल हो रही हैं कि हार्ड लैंडिंग हादसे का वो शिकार हुआ है, लेकिन अभी भी कुछ खराब मौसम के बायस जो है मुसद्दिका इतलात हम तक नहीं पहुंच रही। क्या कहेंगे आप? जी, जो इंटरनेशनल मीडिया है वहां से जो खबर यही है कि आज ये गए हुए थे ईस्टर्न अजरबैजान, और वहां पे ऊपर जो अजरबैजान के प्रेसिडेंट के साथ इनकी मुलाकात भी थी और बॉर्डर पे कोई इनॉग्रेशन थी डैम वगैरह जी। और ये एक अच्छा इंडिकेटर है कि ईरान जो तल्लुकात हमसायों के साथ बेहतर बना रहे हैं। उससे पहले इब्राहिम रईसी पाकिस्तान भी आए, बड़ी खुशटाइन बात है और हमारी तरफ से पहले दुआएं हैं कि अल्लाह ताला उनको हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। लेकिन अभी तक जो न्यूज़ आ रही है इंटरनेशनल मीडिया से, हेलीकॉप्टर 3 थे उन्होंने फ्लाई किया और उसमें 2 तो लैंड कर गए। तो ये लोग तबरेज आ रहे थे जो नॉर्थ वेस्टर्न ईरान में, वहाँ से बॉर्डर से। लेकिन ये जो हेलीकॉप्टर ये ख़राब मौसम के बायस जो है ना, इस पर फिर इतला नहीं मिली। पहले आया कि जी हार्ड लैंडिंग है और अभी जो बातचीत हो रही शायद क्रैश की भी बात हो रही है। लेकिन जो रेस्क्यू टीम्स हैं, 40 रेस्क्यू टीम्स रवाना की गई थी, वो लोग अभी इसमें तलाश करें क्योंकि काफ़ी फॉरेस्टेड है इलाका जो बताया जा रहा है। और हमारी दुआएं हैं अल्लाह ताला उनको हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। लेकिन ये ज़रूर है कि अभी तशवीश है, अगर ईरान के अंदर की आप सूरत हाल देखें तो वहाँ पे भी जो उनकी सिक्योरिटी काउंसिल है वो भी इस पे गौर कर रही है और दुआ की अपील भी की गई है। तो बिल्कुल, फिलहाल आप तो ये ब्रिगेडियर साहब इन्फॉर्मेशन है सही कि कह रहे हैं। कुछ भी आप कह लें कि कहना हेलीकॉप्टर कबल अज़ मिसिंग है वक्त उनका। होगा। आप ठीक कह रहे हैं, कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। लेकिन बहुत सारे इसके अवामिल हो सकते हैं, बहुत सारे पहलुओं पे बात हो सकती है। हम तो खैर की दुआ भी करते हैं और हमारे सदर और वज़ीर आज़म ने इस हवाले से अपनी नेक ख्वाहिशात और उनकी सेहत और सलामती की दुआ की है। कोई दहशतगर्दी के वाक़यात के हवाले से भी देखें, मीडिया और सोशल मीडिया पर भी और डेफिनेटली इंटरनेशनल मीडिया में भी कुछ इस तरह की बातें तो हो रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि अब तक की जो मुख्तलिफ जो इंटरनेशनल मीडिया की खबरों को अगर पिरो के जोड़ा जाए और उनको अगर इकट्ठा किया जाए तो क्या लगता है आपको? जी, उसमें जो तो वेस्टर्न मीडिया स्पेशली इजरायली सोशल मीडिया है, मोसाद के भी कुछ अकाउंट्स हैं, जी। तो वो लोग तो इस चीज को ट्विस्ट दे रहे हैं कि इसको टेररिज्म की तरफ ले जाना चाहते हैं या इंटरनल स्ट्राइक इन ईरान की बात हो रही है। लेकिन मेरे ख्याल में ट्विस्टिंग ज्यादा है क्योंकि अगर वेदर की आप अगर फुटेजेस देखें तो मौसम काफी खराब था। इसमें बाकी फिर डिसीजन होता है जो एयर कंट्रोलर्स हैं पायलट्स का कि वो फ्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर 2 हेलीकॉप्टर खैर खरीद से पहुंच गए तबरेज तो तीसरा भी पहुंच जाना चाहिए था। लेकिन टाइम पहाड़ों में जो है एकदम हवा चलती है और हो सकता है हार्ड लैंडिंग करनी पड़ी हो या खुदा ना खास्ता क्रैश हुआ है। लेकिन ट्विस्ट दी जा रही है मेरे ख्याल में अभी फिलहाल जो इन्फॉर्मेशन ईरान से आ रही है उसमें बैड वेदर को ही इसका आप कह लें कि उस पर ज्यादा अच्छा ब्रिगेडियर साहब, कुछ इसकी टेक्निकलिटीज भी आप बड़ी बखूबी जानते हैं। हेलीपैड या हेलीकॉप्टर्स की जब हम बात करते हैं तो क्या हवा की शिद्दत जो है वो फौरी तौर पर उसकी परवाज को मुतासिर करती है, या आप समझते हैं कि कोई और भी ऐसे अवामिल होते हैं, खास तौर पर अगर हम ग्रेविटी की बात करते हैं या इस हवाले से भी कोई वाकया पेश आ सकता है? टेक्निकल अगर आप बताएं। जी, हेलीकॉप्टर जो है ये एक तो हेलीकॉप्टर की एज पे भी बात हो रही है कि ये अच्छा खासा पुराना हेलीकॉप्टर था। अगर ये बेल हेलीकॉप्टर जो तस्वीरें आ रही हैं
तो मतलब कोई लाइक टर्किश मीडिया कह रहे शायद ये 30-40 साल पुराना हेलीकॉप्टर है, लेकिन आई एम श्योर उसको प्रेसिडेंट के लिए एक फिटनेस रखी जाती है। लेकिन ये है कि जब आप पहाड़ में फ्लाई करते हैं माउंटेनस एरिया में, तो वहां अगर वेदर सडन शिफ्ट करता है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज उसके अंदर करंट्स होते हैं और क्योंकि हेलीकॉप्टर एक आई वुड से एक वनलेबल एयरक्राफ्ट होता है। कोई मतलब एयर it's not पॉकेट like जो है ships सर, में अगर बहुत height हेलीपैड भी की gain नहीं हाइट कर को सकता। देखा जाए तो weather कोई से effect एयर होता है। पॉकेट का भी इम्कान उसका इम्कान हो सकता है, यानी कोई एयर पॉकेट वगैरह भी हो सकते हैं? ये एग्जैक्टली वो जो मैं बात कर रहा था, जो करंट से एयर पॉकेट्स बनती हैं, जी तो कई दफा आप, हालांकि आई एम श्योर जो प्रेसिडेंट का अगर जहाज है हेलीकॉप्टर्स की, तो पूरी वेदर की रिपोर्ट लेके, आपको याद होगा इंडिया में भी इनके सीडीएस का एक दफा क्रैश हुआ था जी और वहां भी शायद वेदर था और एकदम एक सिचुएशन क्रिएट हुई, तो कई दफा ये हो जाता है, इस तरह के हादसात होते हैं। हमें बस ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला करे उनकी जान, क्योंकि साथ इसमें बड़े सीनियर लोग हैं, इसमें फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्दुल्लाहिया साहब हैं, उसके बाद जो गवर्नर हैं ईस्टर्न उसके अजरबैजान जो इनका सूबा है उसके हैं, जी हाँ फिर इमाम है आई थिंक तब्रेज की बहुत बड़ी मॉस्क है, जी हाँ तो काफी हाई फाई आई वुड से कि इसके अंदर लोग ट्रेवल कर रहे हैं, जी जी तो हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला अच्छी खबर दे। आमीन लेकिन ये है कि आमीन। अभी तक जो सिचुएशन है वो बड़ी क्लियर नहीं है, ईरानियन मीडिया भी अभी मतलब जब खामोश तक है, क्लैरिटी नहीं ऑफिशियली आती कोई है, जब तक क्लैरिटी नहीं आती है, फिलहाल तो एक हम वो कह सकते हैं कि कबलज वक्त होना, कुछ भी कहना जो है वो कबलज वक्त होगा। जी आर बलोच साहब ने हमें ज्वाइन किया है, फॉर्मर इन्वेस्टर हैं। जी आर बलोच साहब, आपका बहुत शुक्रिया। कैन यू हेयर मी सर? जी, आई कैन हियर यू, कैन यू हियर मी? जी 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 यार बलोच साहब, एक अफसोसनाक खबर हमारे सामने आई है। सदर सैयद मोहम्मद इब्राहिम रईसी का जो हेलीकॉप्टर है उसकी हार्ड लैंडिंग के बारे में भी इतलात आ रही हैं, कुछ मौसम का इशू भी आ रहा है और उनके साथ जो दीगर जो मुसाफिर यानी उनके साथ हैं उसमें तबरेज़ के इमाम जुम्मा आयतुल्लाह अल हाशिम हैं, वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल हयान है, मशरिक़ अज़रबैजान के गवर्नर मलिक रहमती भी उनके साथ मौजूद हैं। क्या कहेंगे सर इस हवाले से? नेक ख्वाहिशात का और तंदुरुस्ती और सेहत के लिए तो हमने दुआएं भी की हैं उनके लिए, हमारे वज़ीर आज़म ने और सदर ने भी। जी, डेफिनेटली एज ए पाकिस्तानी सिटीजन, एज ए फॉर्मर डिप्लोमेट, और हम सब पूरी कौम जो है हमारे इस ब्रदर मुल्क के जो प्रेसिडेंट हैं, जो कि अभी रिसेंटली तशरीफ लाए थे यहाँ पे, और इंतहाई कामयाब दौरा था उनका, और वो एक पाकिस्तान के मुखलिस दोस्त जाने जाते हैं वो भी, और जो फॉरेन मिनिस्टर साहब भी हैं। लिहाजा हम सब अपनी दिल की गहराइयों से दुआ करते हैं कि या अल्लाह उनको इस जो हादसा हुआ उसमें उनकी जान जो है वो खतरे से बाहर हो, और वो इंशाअल्लाह दोबारा फिर अपने उस मनसब पे चले जाएं और अपनी कौम की खिदमत, और सबसे बड़ी बात है इस उम्मा की खिदमत करते रहें, और हमारे जो ताल्लुकात अच्छे उनके दौर में हुए हैं उसको और आगे बढ़ाते रहें। तो डेफिनेटली हम सब की तरफ से, सबकी तरफ से दिल की गहराइयों से बहुत ही मुखलिस दुआएं निकल रही हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। बाबर गौरसी साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, ब्रिगेडियर साहब ने भी गुफ्तगू की और हमारे साथ ब्रिगेडियर साहब अभी भी मौजूद हैं। जी आर बलोच साहब ने भी यही बात की कि हमारी जानिब से नेक ख्वाहिशात, हम तो हमेशा खैर सगाली का और काबिल खुसूस जो बरादर हमसाया ममालिक हैं और ख़ास तौर पर ईरान जो सर फहरिस्त है, जिनके हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान ने हमेशा उनके लिए नेक, न सिर्फ नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है बल्कि फ़िज़िकली भी हमने जितनी हेल्प की हम कर सकते हैं। तो इस अफसोसनाक वाक़े पे आप क्या कहेंगे? साहब बहुत शुक्रिया। पहले तो ब्रिगेडियर साहब ने बड़ी टेक्निकलिटीज़ बता दी हैं और एम्बेसडर साहब ने तो बड़ा अच्छा मैसेज भी दिया है। अभी जो हेलीकॉप्टर की सवारी होती है ये बुखारी साहब सबसे डेंजरस सवारी होती है, और कहा जाता है कि जो बारिश है, हवा है और जो पहाड़ हैं, ये हेलीकॉप्टर के लिए सबसे वर्स्ट दुश्मन होते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए अगर आप देखें कि वो ग्रेविटी का इशू होता है, जी हाँ, बहुत ज़्यादा, बहुत से इसी तरह के जो हादसात होते हैं हेलीकॉप्टर्स के, वो इसी तरह होते हैं। अभी जिस तरह ये हादसा पेश आया है, अभी देखें कि अगर तो वो क्रश कर जाता तो वो उसका मलबा मिल जाता, सारी चीज़ें मिल जाती, चूँकि अभी तक वो उनको मिल नहीं पा रहा, तो इसलिए कॉन्स्पिरेसी हो सकती है। क्योंकि बिल्कुल ठीक है। हाँ, अगर ये मिल जाता तो फिर तो सबको पता चल जाता कि ये जी वो उड़ा है और वहाँ आके गिर गया है। मलबा कहीं ना कहीं से मिल जाता है, फिर उसके अंदर उसकी जो भी चीज़ें होती हैं, जितने भी टेक्निकल एक्सपर्ट होते हैं उसको ढूंढ लेते हैं। तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि इसको यकीनन या तो मतलब कहीं और चला गया है, और ये जिस तरह हम कॉन्स्पिरेसी की बात सुन रहे हैं मीडिया पे भी और ये तमाम चीज़ें, तो अल्लाह करे कि ऐसा ना हो और उनकी जान बल्कि बच जाए। अभी हम तक खबर भी पहुंची है कि जो ईरानी मुसल्लह अफवाज के सरबराह हैं, चीफ हैं, उन्होंने फौरी हिदायत जारी कर दी हैं हंगामी बुनियादों पर इस
हेलीकॉप्टर की जो है वो तलाश का सिलसिला जारी है। जी हाँ, तो डॉक्टर साहब बात ये है कि अभी आप देखें कि रईसी साहब जो हैं पाकिस्तान के दौरे पर आए और बड़े ही इम्पोर्टेंट उसको टूर कहा जाता है, और पाकिस्तान ने उनके साथ बहुत यानी कि मुआहदे भी उसके साथ दस्तखत किए, और इसके साथ साथ आपने देखा कि हमारी तकरीबन 3 से 4 बिलियन डॉलर की उन्होंने कहा कि हम इसको और ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगे जो तिजारत के हवाले से भी, और हमारा हमसाया मुल्क भी है और हम चाहते भी हैं कि उनके साथ हमारे ताल्लुकात हमेशा बेहतर हों और बेहतरी की जानिब जा रहे हैं। और इस तरह के जो हादसात होते हैं ये इससे पहले भी हुए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये है कि अब ये जिस तरह का हादसा हुआ है और ये जो हेलीकॉप्टर तरह ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि पुराने हो चुके हैं और इनके ऊपर जो है वो चीज़ें जो हैं उस तरह नहीं देखी जाती, तो इसलिए मेरा ख्याल है कि अभी आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो है वो तमाम की तमाम फोर्सेस, जिस तरह आपने खुद कहा कि जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने भी कह दिया, और इंटरनेशनल इदारे भी यकीनन अज़रबैजान के भी तमाम लोग उस कोशिश में है कि किसी तरह इसको ढूंढ लिया जाए। ठीक है, बिल्कुल आपने सही कहा बाबर गौरसी साहब। इस हवाले से जो है गो के तशवीश तो है, ना सिर्फ उम्मा में तशवीश है, जो दीगर ख़ित्ते के दीगर ममालिक हैं उनमें भी तशवीश पाई जाती है, बल्कि हम दुआगो हैं कि सैयद मोहम्मद इब्राहिम रईसी जो है उनको अल्लाह पाक जो है सेहत और सलामती दे। इस पर हम मज़ीद भी बात करेंगे, ब्रेक का कहा जा रहा है, एक ब्रेक के बाद गुफ्तगू सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। बढ़ता दर्जा हरारत हीट स्ट्रोक का बायस बन सकता है। अगर आप ये अलामात महसूस करें, जैसा कि पसीने का ना आना, चक्कर आना, गर्म, सुर्ख और खुश्क जल्द, शदीद प्यास लगना, उल्टियों मतली आना या बेहोशी, तो फौरन सायादार और ठंडी जगह पर रुक जाएं और इमरजेंसी की सूरत में डॉक्टर से रजू करें। अगर आप खुद को हीट वेव से बचाना चाहते हैं तो गर्म मशरूबात से परहेज करें, ठंडे पानी से गुस्ल करें, पानी और मशरूबात का ज्यादा इस्तेमाल करें, सर को ढांप कर रखें, बिला जरूरत गर्मी में बाहर निकलने से इज्तनाब करें। याद रखिए, आपकी थोड़ी सी गफलत जानलेवा साबित हो सकती है। मोहतात रहें, महफूज रहें। Imagine a future driven by innovation and boundless opportunities. NSIT City Lahore, a project of CBD Punjab by Government of Punjab. पीने का साफ पानी एक बहुत बड़ी नेमत, इसे ज़ाय मत कीजिए। 2 करोड़ से ज़ायद अफराद को घरों के करीब साफ पानी तक रसाई मुमकिन नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आइंदा नस्लों को साफ पानी दस्तयाब हो, तो चंद एहतियाती तदाबीर को आदत बना लें। ब्रश और शेविंग के वक्त नल को खुला ना छोड़ें। बिला ज़रूरत साफ पानी के ज़राए इस्तेमाल मत करें। बर्तनों की सफाई के दौरान नल खुला मत छोड़ें। शॉवर की बजाय बाल्टी का पानी इस्तेमाल करें। पौधों को वाटर कैन से पानी दें। नलों और पाइप्स की लीकेज को रोकें। साफ पानी को गाड़ियां धोने और छिड़काव के लिए इस्तेमाल मत करें। पानी का बहाव जरूरत के मुताबिक रखें, इससे पहले कि हम पानी की बूंद बूंद को तरसें। पानी को ज़ाय मत कीजिए, अपने लिए, अपनी आइंदा नस्लों के लिए। वेलकम बैक नाज़रीन। पहले हमने एक अफसोसनाक खबर आपके साथ शेयर की, उस पर हमने बात भी की, और किर्गिस्तान का जो हालिया वाक़या है, और इसे हम जिस तरह ये कह सकते हैं कि एक दहशत सी थी और एक प्रोपेगेंडा भी सोशल मीडिया पे चलता रहा, जिसकी नफ़ी आज हमारे वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने भी की, और उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पे गलत खबरें फैलाई जा रही हैं। और बेशक उनके वज़ीर ख़ारजा से उन्होंने कहा मेरा रब्ता भी उनका हुआ है अपने हम मनसब से, और किर्गिस्तान हुकूमत की दरख्वास्त पर दौरा न करने का फ़ैसला भी किया। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि 3 तैयारे जो है वो पाकिस्तानी तालिब इल्मों को लेकर लाहौर और इस्लामाबाद की एयरपोर्ट पहुँचे हैं। इसके बाद एक स्पेशल तैयारा जो है, स्पेशल फ़्लाइट है, वो भी तलबा को लेकर पहुँचेगी। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे नाज़रीन समझने की ज़रूरत है कि सेंट्रल एशियन स्टेट्स जो हैं उसमें अक्सर हम जिक्र करते हैं कि मुख्तलिफ ममालिक की रिकग्निशन होती है WHO के साथ या UN के साथ या आलमी इदारों के साथ एक्रीडेशन और एफिलिएशन का सिलसिला होता है।
तो ख़ास तौर पर किर्गिस्तान के हवाले से ये बात की जाती है जो वहाँ तालीम का हुसूल है, हायर एजुकेशन, वो नॉमिनल सा है, यानी उसमें कोई बहुत ज़्यादा वो एक्सपेंसिव नहीं होता। तो ज़्यादा तालिब इल्म जो है, जिसमें अलमाता का भी अगर आप जानते हो तो उसकी भी एक रिकग्निशन है वर्ल्ड वाइड। इसी हवाले से वहाँ तालिब इल्म बहुत ज़्यादा हैं। वहाँ पे सिर्फ पाकिस्तानी तालिब इल्म नहीं बल्कि भारतीय और बांग्लादेशी नौजवान भी तालीम के हुसूल के लिए एक बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पे जाते हैं। और 5 मरतबा जो है इस मुजाहरों के बायस जो है वहाँ के सदूर को अपना इस्तीफ़ा देना पड़ा, वो मुस्ताफ़ी हुए। और 2022 का आगाज़ कागिस्तान में एहतजाजी मुजाहरों से हुआ था। डेफिनेटली जो अपोजिशन है वो एहतजाजी मुजाहरों में नौजवानों को या इस तरह का हाइप क्रिएट करके कि वो गैर मुल्की यहाँ से चले जाएं, एक प्रोपेगेंडा हुआ कि जी पाकिस्तान के उसमें जो तालिब इल्म हैं वो शहीद हुए हैं उनके साथ, लेकिन इस बात की नफ़ी हुई है। अब तक कोई ऐसी इतलात हम तक नहीं पहुँची। बाहिफाजत उन्हें वतन वापस लाया जा रहा है, 3 खुसूसी तैयारे भी पहुँच चुके हैं। इस पर हम बात करेंगे। जी आर बलोच साहब, आप हमारे साथ हैं? जी आर बलोच साहब, जी आर बलोच साहब, बताइएगा किर्गिस्तान के हवाले से एक प्रोपेगेंडा भी हुआ सेंट्रल एशियन स्टेट्स के साथ। डेफिनेटली पाकिस्तान अपने ताल्लुकात को जदीद खतूत पर उस्तवार करना चाहता है। डिप्लोमेटिक फ्रंट पे पाकिस्तान ने हमेशा कोशिश की है कि इन ममालिक को ज्यादा से ज्यादा एंगेज किया जाए। किस तरह आप देखते हैं सर मुजाहिरों को एक नई शक्ल देना, एक नया रंग देना और फिर सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा करना? देखिए जी, इसमें तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। पहली बात तो ये है कि जो ऐसे वाक़यात होते हैं जिसमें पाकिस्तानी नेशनल इन्वॉल्व होते हैं, उसमें मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, क्योंकि मैं फॉरेन ऑफिस में रहा हूँ और तकरीबन 4 या 5 कैपिटल्स में मैंने एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान में सर्व भी किया है। तो खुदा न खास्ता अगर एक भी कहीं इन्वॉल्व होता है तो एम्बेसडर से लेकर तमाम जितना भी स्टाफ अमला वहाँ होता है वो उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। हम फौरन जो है हमारे SOPs हैं कि किस तरह से अगर खुदा न खास्ता ऐसा मसला हो जाए हमारे हम वतनों को बाहर किसी मुल्क में, तो उसके SOPs हैं प्रॉपर हमारे पास कि किस तरह से हमने एक्टिवेट करना है लोकल सिस्टम को, किस तरह हमने हेल्प लेना है लोकल हुकूमत से और अपनी हुकूमत के साथ क्या कोऑर्डिनेशन करना है। और फिर मीडिया को भी ये चाहिए था कि हमारी एम्बेसी शुड बी द सोर्स, ना कि सोशल मीडिया की चलती फिरती जो गलत और सही खबरें होती हैं उनको सोर्स ऑफ न्यूज़ बनाए। ये बड़ी मतलब तकलीफ दा बात है जो कि अनफॉर्चुनेटली एक ट्रेंड चल पड़ा है हमारे कुछ जो हैं चैनल्स, मेजर चैनल जो प्राइवेट, अनफॉर्चुनेटली वो बजाय कि अपने कोई सोर्स वहाँ ऑथेंटिक करें या हुकूमत का जो नुमाइंदा वहाँ बैठा है उससे पूछे या हुकूमत से पूछें जो जिनकी वहाँ तक दस्तरस है खबर के लिहाज से, उसके बाद उसको मुश्तहर करें। वरना उस तरह से क्या है, इस्तराब भी बढ़ता है, इस तरह से फिर ताल्लुकात पे भी कदगन लगता है। तो मेरे ख्याल में हमें ज़रूरत इस चीज़ की है कि किस तरह से इस किस्म का अगर इंफॉर्मेशन आता है या ऐसे हादसात होते हैं तो उनको किस तरह से हमने रिफ्लेक्ट करना है अपने मीडिया के अंदर। दिस नीड्स टू बी डन और आई एम श्योर कि वो एडवाइजरी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स डेफिनेटली और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ज़रूर भेजेगी। और मेरे ख्याल अभी तो फॉरेन मिनिस्टर साहब ने खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हमारे एम्बेसडर के बहुत सारे ट्वीट्स आए हैं जो मैंने खुद भी देखे, प्रेस उनकी मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं कि अब हालात जो है वो बेहतर हो गए हैं। वो एक 24 आवर्स या 36 आवर्स का एक वहाँ पे स्टेज था जिसमें थोड़ा बहुत इश्ताल था लोगों के अंदर, लेकिन अब वो तमाम चीज़ें कंट्रोल में हो गई हैं। और उसको सिर्फ ये कि हादसात को मज़ीद ख़राब करके नहीं पेश करना चाहिए, जो हकीकत है वो ज़रूर पेश करें। मैं ये नहीं कहता हमारे जो चैनल्स हैं उनको, क्योंकि हमारे यहाँ फ्री मीडिया है, लेकिन ये भी गलत है कि उसको बढ़ा चढ़ा के करना या इस्तराब पैदा करने की नीयत से ऐसी चीजें। अच्छा जियार साहब, ये बताइएगा जरा, क्योंकि आप खिदमात सर अंजाम देते रहे हैं, आपका एक डिप्लोमेटिक एक्सपीरियंस भी है सेंट्रल एशियन स्टेट्स की, जहां पे हम बात दीगर ममालिक ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान या दीगर रियासतों की बात करते हैं, लेकिन स्पेसिफिक अगर हम किर्गिस्तान की बात करें, 2016 में एग्रीकल्चर लैंड रिफॉर्म्स पर जो है वो प्रोटेस्ट हुआ, मुस्ताफी होना पड़ा। 2020 में उनके सदर सूरन को जो है वो मुस्ताफी होना पड़ा। उसके बाद प्री पोल रिगिंग का 2019 में एक एलिगेशन लगा, उसमें भी यही सब कुछ डेवलपमेंट हुई। तो थोड़ा सा जरा किर्गिस्तान के हवाले से हमें थोड़ा बताइएगा सर कि यहाँ पे प्रोटेस्ट के मुतादिद वाकयात हुए हैं।
जी देखिए, किर्गिस्तान जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, छोटी सी कंट्री है, तकरीबन 7-8 लाख लोग होंगे या इस तरह से। तो वो उसमें जो है वो बाकी हर जगह डिक्टेटरशिप है एक लिहाज से, जो पुरानी जितनी सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, लेकिन यहाँ पे एक फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है और एक लिहाज से एक अपोजिशन भी है और हुकूमत भी है। और मैं समझता हूँ कि वहाँ चूंकि एक तवील अरसा वो एक डिक्टेटरशिप के अंदर रहे, लिहाजा अभी तक वो जो वैल्यूज डेमोक्रेटिक होती हैं वो नहीं उभर सकी। जिस तरह का मसला हमें अभी हम फेस कर रहे हैं अपने मुल्क के अंदर भी, कि किस तरह से, चूंकि हम अभी तक मुकम्मल तौर पे जमहूरियत नहीं आए, लिहाजा अपोजिशन कई दफ़ा ऐसे हरबे भी इस्तेमाल करती है जो कि किसी हद तक मुल्क के लिए, निज़ाम के लिए या उसके अपने बैरूनी ताल्लुकात के लिए खराब है। सर यही है, यही जैसे- आर्टिकल 19 का जो हम हवाला भी अक्सर देते हैं, आज़ादी जी। इज़हार राय में भी बाज़ औक़ात हम अपनी हुदूद और क़यूद का तयन नहीं करते, हम उससे तजावुज़ कर जाते हैं और हमारे जो फॉरेन रिलेशन होते हैं। ब्रिगेडियर साहब, जिस तरह जी आर बलोच साहब ने भी एक बात की और आज हमारे वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ साहब ने भी ये कहा कि पाकिस्तानी तुलबा की शहादत का झूठी खबरें फैला के एक प्रोपेगेंडा किया गया, एक बांग्लादेशी नौजवान की तस्वीर दिखाकर उसको पाकिस्तानी करार दिया गया। इस तरह नुकसान होता है मुल्क की सालमियत को, मुल्क के तशख़्ख़ुस को नुकसान पहुंचते है, अफरा तफरी फैलती है। इसका तदारुक कितना जरूरी है? जी, आई थिंक इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सिर्फ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स वाकई में इन्वॉल्व नहीं थे। जो खबरें आई इसमें मिस्र के स्टूडेंट्स साथ झगड़ा हुआ तो मिस्र ने हैंडल किया। अच्छा, भारत के शायद हमसे ज्यादा स्टूडेंट्स, इस तरह बांग्लादेश के हैं, पाकिस्तान के, तो साउथ एशिया से काफी लोग जाते हैं। उसकी रीजन आपने भी आई थिंक मेंशन की है। इट्स एन ईजियर वे टू गेट मेडिकल डिग्री और फिर आके लोग जो भी है उसको मे बी इट इज इकोनॉमिकल, लेकिन स्टैंडर्ड्स इतने हाई नहीं। एनीवेज, लेकिन अभी भारत का अगर आप देखें, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि उन्होंने क्योस क्रिएट नहीं किया। जयशंकर साहब की मैं ट्वीट देख रहा था कि उन्होंने सिंपली कहा जी कि वी आर वाचिंग सिचुएशन एंड हैंडलिंग इट। ठीक, पैनिक जो है, अच्छा मिस्र का जब स्टूडेंट का एक्चुअल झगड़ा स्टार्ट हुआ और जिसकी गांव में फिर साउथ एशिया से भी अटैक किया गया, वहां का देख ले मीडिया, मेन स्ट्रीम और सोशल मीडिया क्या कर रहा था। आई थिंक यहाँ पे जो है एक ट्रेंड बन गया है कि इरिस्पेक्ट, मैं कहता हूँ कि मडगास्कर में एक कॉकरोच भी मर जाए तो एक पार्टी ने लेके यहाँ पे शोर होगा जरूर करना होता है। इट वॉज समथिंग लाइक दैट, जिसमें डेफिनेटली अगर ज्यादतियां हुई हैं तो उसका एक डिप्लोमेटिक तरीका है, फिर उसके काउंसलर्स हैं वहाँ पे, हमारे एम्बेसडर्स हैं, और फिर गवर्नमेंट ऑफ किर्गिस्तान, इनसे हमारे अच्छे रिलेशनशिप हैं। तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए आई थिंक इन चीज को बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता था। फिर इतना प्रेशर बना कि वजीर खारजा ने डिसाइडेड कि शायद वो विजिट करेंगे एंड मे बी किर्गिज गवर्नमेंट फेल्ट इट के उनके लिए फिर बड़ा एम्बेरसिंग होगा या उनके लिए मुश्किल होगा कि एक ऐसा इशू जिसको उन्होंने हैंडल कर लिए इस इंटरनेशनल लेवल पे चला जाए। तो ये अच्छा, बल्कि भारत वाले जो मीडिया वो ब्लेम कर रहा था, हालांकि मिस्र के साथ लड़ाई के ये पाकिस्तानी थे जहाँ से स्टार्ट हुई, लेकिन उनके भी लोगों को आई थिंक उनके साथ भी कुछ ज्यादती हुई, लेकिन उन्होंने बड़े तरीके से हैंडल किया है। मेन स्ट्रीम मीडिया में देखा देवर फोकस ऑन देयर इलेक्शन, सोशल मीडिया पे क्योस नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे जिस आपने बताया कि वाकई इस तरह की खबरें हैं कि जितने लोग शहीद हो गए हैं, खुदा न खास्ता खवातीन के साथ ज्यादती की गई है, जो कि बाद में डीबंक हुई है। अभी मेरे ख्याल में एक तो ये कि डेफिनेटली हमारे एम्बेसी ने इसमें रोल प्ले किया, फॉरेन ऑफिस ने किया, लेकिन जिन लोगों ने भी ये आई थिंक क्योस जनरेट करने को, इनका एहतसाब जरूरी है। बिकॉज इस तरह देखें, कल किसी और मुल्क में हमारे बहुत बड़ी तादाद जाती है स्टूडेंट्स की पढ़ने, ये क्योस क्रिएट किया जा सकता है फेक न्यूज फैला के, और उसमें देखें बायलैटरल रिलेशन पे भी एक बड़ा ज्यादा प्रेशर आया है। तो सर ये अनफॉर्चुनेट है ना ब्रिगेडियर साहब, ये आप जो कह रहे हैं ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये अनफॉर्चुनेट है कि जब हम सोशल मीडिया को रेगुलेट करने की बात करते हैं या आज़ादी इजहार राय की कुछ बाउंड्रीज का जिक्र करते हैं, तो फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात, फंडामेंटल राइट्स, ह्यूमन राइट्स, फिर ये सियासत और जमहूरियत, इसकी आड़ में इसको मजीद तकवीयत बख्शी जाती है। और मैं बदकिस्मती से ये कहूँगा कि उसमें हमारा वो हल्का और वो हल्का अहबाब शामिल है जो शायद बहुत बेहतर तरीके से इन हालात को समझते हैं। जी बिल्कुल, इसमें सोशल मीडिया को भी लोग कई दफा जब इस्तेमाल करना होता है तो आई थिंक एनवायरमेंटली इसको एक्सप्लॉइट किया जाता है, लेकिन जब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है लोग कहते हैं ये तो सोशल। अच्छा, यूके का मैं मिसाल आपको दूं कि यूके में बड़ा इंटरेस्टिंग लॉ है, दे डिडंट ब्रिंग एनी स्पेशल लॉ फॉर सोशल मीडिया। उन्होंने कहा जी कि अगर स्ट्रीट में आप किसी को गाली नहीं दे सकते तो सोशल मीडिया पे नहीं दे सकते, तो वही लॉ अप्लाई होगा जो नॉर्मल लॉ। अच्छा, भारत में वेरी इंटरेस्टिंग, ये 2018-19 से मोदी साहब ले बड़े स्ट्रिक्ट लॉज हैं। 12 एजेंसियां हैं जो आप मैं कहीं भी खड़े हैं, हमारा मोबाइल लैपटॉप
किसी जगह से भी वो आपको अरेस्ट करके चेक कर सकते हैं अगर इनको शक है, और उसमें कोई वारंट शारंट की जरूरत नहीं, बिकॉज दे फील के इससे क्योस होता है। उनकी लड़ाइयां हुई, मणिपुर में आग लगी, फिर सिखों का प्रोटेस्ट था, तो उसके लिए उन्होंने बड़े स्ट्रिक्ट लॉज है। 12 एजेंसियां रॉ से लेके दिल्ली पुलिस तक, दे कैन स्टॉप यू, गेट होल्ड ऑफ योर मोबाइल फोन, टेक आउट द डाटा एंड चार्ज यू, और फिर 1 साल के लिए वो इन्वेस्टिगेट करेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसी तरह आप मिडिल ईस्ट में देख लें, चाइना है, इवन यूएस में आप देखें, जिस तरह ट्रंप को और उसके ट्रम्पस्टर को ट्रायल के आई थिंक 19 साल सजा दी गई, सोशल मीडिया के जरिए वेपनाइज किया गया था। तो जहाँ तो हम 9 मई को रो रहे हैं, जहाँ पे पूरा वेपनाइज करके आपने असॉल्ट कर दिया स्टेट पे, लेकिन मेरे ख्याल में भी टाइम आ गया, हमारा ऑलरेडी जो पीका का आई वुड से एक्ट है अभी, तो उस पे अमल किया जाए, और ये जो तूफान बदतमीजी बर्पा कर दिया जाता है, जैसा कश्मीर में हुआ, हमारे आजाद कश्मीर में आपने देखा कि काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे इंसाइट किया गया। आई थिंक दिस हैज टू स्टॉप, और इसमें स्टेट शुड स्टार्ट बिहेविंग लाइक स्टेट, और लोगों को भी आई थिंक एजुकेट करने की जरूरत है कि उसमें नुकसान ज्यादा होता है। अभी सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा रिसर्च हो रही है कि पोलराइजेशन हो रही है, तो डेफिनेटली फ्रीडम ऑफ एक्शन, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन अपनी जगह, लेकिन आप किसी को प्राइवेटली इस तरीके से ना नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, स्टेट को आप लेट्स से टारगेट सही कह रहे हैं। अच्छा बाबर गौसी साहब, यूके की मिसाल दी ब्रिगेडियर साहब ने, पूरी दुनिया में सोशल मीडिया जो है एक बेलगाम घोड़े की तरह जो है वो न सिर्फ सियासत पर असरअंदाज होता है, मुल्की मईशत पर असरअंदाज होता है, अफरा तफरी का बायस बनता है। रेगुलेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा, अनफॉर्चुनेट अगर खुदा ना ख्वास्ता ये सोशल मीडिया पे जो झूठा प्रोपेगेंडा किया, जिसमें 4 से 5 पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स हैं, तालिब इल्म में, थोड़े मामूली ज़ख्मी हुए हैं, 14-15 के करीब दीगर ममालिक के भी वो भी ज़ख्मी हुए हैं, और एक की तस्वीर दिखाकर कह दिया कि जी ये शहीद हो गया, ये पाकिस्तानी। किर्गिज़ भी तो पाकिस्तान में मौजूद होते हैं। खुदा न ख्वास्ता अगर यही प्रोपेगेंडा इसकी वजाहत ना करते हमारे वज़ीर ख़ारजा या हमारे जो वज़ीर उमूर कश्मीर और उनके साथ इत्तलात और नशियात के, अगर ये मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करते, तो खुदा न ख्वास्ता ऐसे वाक़े कभी तो हमें सामना करना पड़ सकता था। कोई किर्गिज़ स्टूडेंट यहाँ पे होता, किर्गिस्तान का कोई बंदा यहाँ पे होता, तो हमारे लोग तो खुदा न ख्वास्ता वो इस हाइप को और अफरा तफरी को देख कर नुकसान हो सकता था। बिल्कुल सही बात की है ब्रिगेडियर साहब ने कि जो हमारा सोशल मीडिया है वो बग़ैर किसी तहकीक के उसको आगे फॉरवर्ड कर देता है, उसको पोस्ट कर देता है, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। बिल्कुल उन्होंने सही कहा कि जो पीका कवानीन है, जब हम उसको लागू करते हैं तो फिर जो हमारी सहाफ़ती तंजीमें हैं, जिसमें हम खुद भी शामिल हैं, हम जाके उनका साथ देते हैं, तो फिर इनके लिए जो जितने भी TORs जब बनते हैं तो उनको बुलाया जाता है, तो वो कहते हैं कि जी बहुत से, जिस तरह आपने कहा कि जी इस तरह के जो TORs हैं वो निकाल दें जिस पे कि जी आपकी जी फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात हो रही है। आप देखें, एक तरफ तो आप फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, तो फिर आप सच बोलने की हिम्मत करें। फिर आप जब किसी को फॉरवर्ड करते हैं, किसी सोशल मीडिया में जो पोस्ट लगाते हैं, उसके बगैर तहकीक के वो पोस्ट ना करें। जहाँ तक किर्गिस्तान की बात, आप देखेंगे इतनी हाइप क्रिएट की गई कि जो वहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे, उनकी फैमिलीज़ पर क्या गुजरी होगी। बहुत से वहाँ पे जो स्टूडेंट हैं वो फीमेल भी हैं, तो फीमेल स्टूडेंट्स के हवाले से जो बातें की गई वो भी मैं कहता हूँ कि इंतहाई अफसोसनाक है। और हमारा जो सोशल मीडिया है बेसिकली अब हो ये गया है, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर आपको पैसे मिलते हैं अच्छे खासे, आपकी इनकम जनरेट होती है, तो अब आप देखेंगे जितनी भी नेगेटिव न्यूज़ होती हैं उनको बहुत ज़्यादा लाइक्स मिलते हैं, व्यूज़ मिलते हैं, जिसकी वजह से आपके जो अकाउंट में जो है डॉलर्स आना शुरू हो जाते हैं। तो इसके ऊपर भी कानून साजी की ज़रूरत है, इसके ऊपर भी लॉ ऑफ लैंड की ज़रूरत है। और इसके अलावा जब हम किर्गिस्तान की बात करते हैं, तो किर्गिस्तान में जो वाक़या पेश आया है वो सही कहा उन्होंने ब्रिगेडियर साहब ने कि 2 ग्रुप्स के दरमियान लड़ाई हुई है, वहाँ के लोकल्स थे, लोकल कोई भी होगा। बुखारी साहब, अगर आप बलूचिस्तान में आपकी बात आगे बढ़ाता हूँ, इस वक्त भी मैं देखना चाह रहा था, कल की बात है, आसिफ साहब हैं, उन्होंने मुझसे रब्ता किया, हमारे एक दोस्त हैं उबैद साहब, जो कि इस वक्त UAE में, बल्कि सॉरी दुबई में इस वक्त वो मौजूद हैं, तो उन्होंने उनकी रेफरेंस से रब्ता किया। उन्होंने कहा कि जी मेरी हेल्प करें, मैं तो बड़ा परेशान हूँ, उसमें सुनने में आया है कि जो है वो पाकिस्तानी लड़के जो है शहीद हो गए। इस वक्त उनका ये ऑडियो मैसेज भी मेरे सामने पड़ा हुआ है, मैं देखना चाहता, कुछ भी नहीं हुआ था, लोगों में खौफ व राज। पेरेंट्स देखिए, अभी आसिफ साहब मुझे फ़ोन कर रहे हैं, उन्होंने मुझे कहा जी मेरी मदद करें। मैंने कहा जी अब तक कोई ऐसा वाक़या पेश नहीं आया। खुदा न ख्वास्ता हार्ट के पेशेंट्स होते हैं, खुदा न ख्वास्ता पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों के मामलात में बड़े कॉन्शियस होते हैं, और खासकर जो जिम्मेदार कौन होगा? डॉक्टर साहब, यही हमारी सोसाइटी जिम्मेदार है। और इनके लिए जिस तरह उन्होंने कहा कि कोई सज़ा होनी चाहिए, ऐसे तो नहीं हो सकता कि आपके जो पर्सनल जितनी भी खबरें होती हैं वो आपको सोशल मीडिया पे दे दी जाएं। और अभी आपने देखा है कि उससे पहले एम्बेसडर साहब ने 2 मिनट की बिल्कुल अपनी जो ऑडियो है और वीडियो है वो रिकॉर्ड करके भेजी कि जहाँ पे कोई इशू नहीं है। अगर वज़ीर ख़ारजा समझते कि ये बहुत ज़रूरी है और वहाँ पर जाना बहुत ज़रूरी है, तो वो आज फ्लाई कर जाते, इसलिए कि हालात बेहतर थे और वो नहीं गए। अभी
आप देखें कि कुछ अनासर ऐसे हैं पाकिस्तान में जो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के जो फॉरेन रिलेशन जो हैं जो बेहतर हो रहे हैं, अगर आप पहले के फॉरेन रिलेशंस में और आज के में देखें तो बहुत बेहतर हो रहे हैं पाकिस्तान के साथ दूसरे ममालिक के अच्छा ताल्लुकात बाबर बेहतर गौशी होने साहब, और ये जो आपने बड़ा एक अहम नुक्ता उठाया है, मैं कहता हूं ये प्रोग्राम की पंच लाइन है कि हमारे ताल्लुकात किस तरह खराब किए जाते हैं और उसकी पनिशमेंट कैसे हो सकती है। उसमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान और जो हमारा लॉ है उसमें बड़ी वाज़ेह तौर पर जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में कोई कंट्रोवर्शियल बनाता है उसके लिए सज़ा भी मौजूद है, उसको इम्प्लीमेंटेशन करने की ज़रूरत है। जहर बलोच साहब, ये बताइएगा कि क्योंकि आप सिफारती, आपका एक एक्सपीरियंस है, इस तरह का जो मनफी प्रोपेगेंडा है, लेट्स सपोज सऊदी अरब डेलीगेशन यहाँ पे आया तो एक मखसूस जमात जो है उन्होंने उसको कंट्रोवर्शियल बना दिया, यूएस का विजिट हुआ उसको कंट्रोवर्शियल बना दिया, या कोई ओआईसी का समिट हो रहा है तो उसे कंट्रोवर्शियल बना दिया। सर, इससे सिफारती तौर पर कितना नुकसान हो सकता है और कम से कम और ज्यादा से ज्यादा क्या नुकसान हो सकता है? डेफिनेटली देखिए, फॉरेन रिलेशंस का और जो मीडिया में जो कुछ होता है उसका बड़ा बहुत एक दूसरे पे इंटरेक्ट करते हैं, बहुत फर्क पड़ता है। और आजकल तो डिप्लोमेसी का बहुत बड़ा कंपोनेंट जो है वो आप मीडिया के जरिए ही इंटरेक्ट होता है और कम्युनिकेट होता है। लिहाजा अगर ये मीडिया अगर जो जिसका आप कंपोनेंट सोशल मीडिया भी हो गया, अगर वो इस किस्म की रोल अदा कर रहा, किरदार अदा करता है जिसमें वो गलत खबर को फैलाता है या जो है वो फेक न्यूज, आई मीन वी आर नाउ इन अ एरा ऑफ व्हाट वी कॉल इट पोस्ट ट्रूथ एरा। हमें ये सोचना समझना चाहिए कि अब वो सच नहीं रहा। लिहाजा हमें एक नेशनल लेवल पे एक प्रॉपर पॉलिसी बनानी पड़ेगी, नॉट सिर्फ हमारे फॉरेन पॉलिसी की बात है। मैं तो समझता हूँ कि पूरे कौमी तशख़्ख़ुस को भी ये जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा खराब कर सकता है। अब आप देखिए कि हमारे पड़ोस के मुल्क की तरफ से भी किस किस्म के मैसेजेस आते रहते हैं और आप देखते रहते होंगे। उसमें आई थिंक द मोस्ट इमीडिएट थिंग व्हिच आई वुड लाइक टू सजेस्ट आपके इजाजत से कि हमारा जो मीडिया है, जो स्पेशली दी प्राइवेट चैनल्स, उनके यहाँ अपना कोई सेल्फ सेंसर्ड सिस्टम होना चाहिए। उसमें दो तीन चीजें जो मैं सजेस्ट करूंगा। नंबर वन, सोशल मीडिया की कोई भी क्लिप विदाउट वेरिफिकेशन नहीं दिखानी चाहिए एज पार्ट टू सब्सटेंशिएट देयर न्यूज आइटम, नंबर वन। नंबर टू, कोई भी ऐसा सोर्स जो कि ऑथेंटिकेटेड नहीं है और ना ही वेरीफाइड है, उसको मुस्तहर करने से पहले या बताने से पहले दे हैव टू चेक विद द कंसर्न मिनिस्ट्री, विद द कंसर्न डिपार्टमेंट। ऐसे सिर्फ कहने कहलाने पे सब कुछ कहना, अंदरूनी मामला हो या बाहर का मामला हो, यकीनी तौर पर ये इस बात पे हमें करना चाहिए। लेकिन सर अनफॉर्चुनेट ये इंतहाई खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकता है क्योंकि हमारा जुडिशरी में भी अब उसकी एक्सेप्टेबिलिटी है। यानी आप वीडियोस और ऑडियोज वगैरह अगर उसको एज एविडेंस आप पेश करते हैं तो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी भी होती है। तो ये तो और भी ज्यादा खतरनाक हो गया कि अगर कोई सोशल मीडिया पे झूठा प्रोपेगेंडा किया जाता है, किसी के नाम को बदनाम किया जाता है या किसी के खिलाफ या पाकिस्तान मुखालिफ कोई कोशिश की जाती है, तो अब इसकी वर्ल्ड वाइड ऑथेंटिसिटी का भी तो फिर सवाल उठना शुरू हो जाएगा सर। डेफिनेटली देखिए, आजकल मैं फिर दोबारा थोड़ा सा इस पे जाऊंगा कि हम लोग नैरेटिव्स के एरा में रह रहे हैं। जिसका नैरेटिव बिक जाएगा, he will or she, that country will definitely win। तो और वो जो जहन साजी की बात करते हैं हम, उसके अंदर एक बहुत बड़ी बैटल ग्लोबल लेवल पे चल रही है। अब आप सिर्फ इजराइल के प्रोपेगेंडा को देख लीजिए, आप देख लीजिए कि गजा में क्या हो रहा है, कश्मीर को देख लीजिएगा, या हमारे अपने अंदर की जो खबरें हैं किस तरह से फैलती हैं। लिहाजा अब तो मैं समझता हूं कि किसी हद तक ये जो सोशल मीडिया इतना खतरनाक हथियार बन गया है कि वो स्टेट्स के वजूद को खतरे में डाल सकता है। हाँ, ये जो नैरेटिव बिल्डिंग है ना जेआर साहब, ये जो नैरेटिव बिल्डिंग की आपने बात की है ना, ये एक सेंटीमेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है और यही सेंटीमेंट जो है वो बाद में उस पॉपुलिस्ट मूव को दावत देता है जो कि इस वक्त पूरी दुनिया के लिए एक खतरा बन चुकी है। वकार साहब, ब्रिगेडियर साहब, आपकी तरफ आऊंगा। जिस तरह जेआर साहब ने भी ये बात की, अफरा तफरी फैलाना, रेगुलेट करने की तो हम बात करते हैं, कुछ आइडेंटिफाई लोग हैं जिनको बाबर गौरसी साहब भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं, हमारे इसी फोर्थ पिलर से भी उनका ताल्लुक है, गो कि अब वो नहीं आते हैं वहां पे। हमें उन लोगों के बारे में पता भी है। अब जिन लोगों के बारे में पता है,
कम से कम उनके गिर्द तो घेरा तंग किया जाए। वो मुसल्लह अफवाज के खिलाफ बात करते हैं, वो हमारे आईनी इदारों के खिलाफ बात करते हैं। किर्गिस्तान या हमारे सेंट्रल एशियन स्टेट्स के साथ हमारे ताल्लुकात के दर पे पड़ गए हैं। सऊदी अरब हरीमैन शरीफैन का मामला जहां पे हमारे लिए इतना सेंसिटिव है उसको कंट्रोवर्शियल बना दिया है। तो जो लोग आइडेंटिफाई उनको तो पकड़ा जाना चाहिए। जी, आई थिंक आई एग्री विद इट। इसमें एक तो देखें अवेयरनेस कैंपेन है जो आप और हम कर रहे हैं, मीडिया के जरिए जो है एक रिस्पॉन्सिबल आई थिंक एटीट्यूड वापस आना चाहिए। रेटिंग का इशू है। इसके बाद अगर सोशल मीडिया आप देखें क्लिक्स पे सारी चलती है, जिस तरह बैरिस्टर साहब ने कहा कि पोस्ट ट्रुथ ईरा में हम रह रहे हैं, सच की तलाश बड़ा मुश्किल है और ग्रे जोन है जिसमें हर चीज़ ऑपरेट करती है। फिर डिजिटल ट्राइब्स बन चुके हैं, लोग बिल्कुल अंधाधुंध तकलीफ करते हैं अपने लीडर की, और जो इंस्ट्रक्शन आती है उसको देखे बगैर कि उसका क्या नुकसान या फायदा है आगे कर देते हैं। और फिर इसी क्लिक बेस्ड आई वुड से फॉलोअरशिप के ऊपर जो है बड़ा थ्राइव करते हैं। टिकटॉक है, इसी तरीके से वीडियोस हैं, इसी तरीके से यूट्यूब है या फेसबुक है, और इसकी बड़ी मैस आई वुड से इसका स्प्रेड है, प्रोलिफरेशन का जो मैकेनिज्म। लोग कह रहे हैं कि अभी 5 ईयर डाउन द लाइन सोशल मीडिया विल बी दी मीडिया। तो इस लिहाज से ये अभी इवन मैं इंडोनेशिया का इलेक्शन देख रहा था कि जो प्रेसिडेंट्स तो लड़ रहे थे कैंडिडेट, लिटरली टिकटॉक पे देखा जा था कि कौन ज्यादा पॉपुलर है, और जो जीते हैं उसमें टिकटॉक का अच्छा उन्होंने इस्तेमाल किया, तो ये पॉजिटिव यूज भी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इसको फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की गाव में बिल्कुल आई वुड से नेशनल इंटरेस्ट और जो सोसाइटी में एक हाथ होना चाहिए इसको मद्देनजर रखा नहीं जाता, और इसका काफी नुकसान हुआ। कश्मीर के भी आपने देखे हालात जिस तरीके से इंसाइट किए गए। बिल्कुल सर, और बिल्कुल बिल्कुल। तो ये फिर इसके अंदर होस्ट एजेंसी ज्वाइन करती हैं। अभी भारत में 2-3 इनके एंटी पाकिस्तान हैकर जो कहते हैं कि जी एक पार्टी ने वो कुछ कर दिया जो शायद हम नहीं कर सके 70 ईयर्स जिस तक के इन्होंने किया है, तो दे फील हैप्पी। तो होस्ट एजेंसी ज्वाइन करें। अभी भी ईरानी जो प्रेसिडेंट की खबर इसके अंदर आप देखें सोशल मीडिया पूरी एक लड़ाई हो रही है, इसके अंदर अजीबोगरीब किस्म की स्टोरी जो है वो ट्विस्ट की जा रही है और कंफ्यूज किया जाता है वहाँ। तो लेकिन हमारा काम है ना ब्रिगेडियर साहब, हम लोगों को मोटिवेट करें। हर फर्द का ये काम है ना, अफराद के हाथों में अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत की मुकद्दर का सितारा, हर शख्स ने अपने अपने हिस्से का काम करना है। अब जो ये आप बात कर रहे हैं, एक जमात हमें वाज़े तौर पर पता है कि उनके जो वोटर हैं, सपोर्टर हैं या फाइनेंसर्स हैं या उनको कहां से वो पैसा आ रहा है, फंडिंग आ रही है, वो पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं ना सर। अगर तो शख्सियत परस्ती का शिकार एक शख्स जुनून में आकर कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट करता है, बात समझ में आती है, लेकिन एक मुनज़्ज़म मुल्क के खिलाफ, मुल्क की सलामती के खिलाफ जब प्रोपेगेंडा चले तो सर हम तो इंडिया को नहीं छोड़ते, हमने इन लोगों को छोड़ा हुआ है सर। ये अनफॉर्चुनेट है। दैट्स व्हाई आई स्ट्रांगली फील कि जो 9th में का एक बहुत बड़ा टेस्ट केस है जो उस वक्त अदलिया के सामने भी है, और मेरे ख्याल में अदलिया को भी अपडेट करने की जरूरत है। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग देम। ये हमारी जो अदलिया के आई वुड से फंक्शनिंग है, ये 1880 के आप कह लें ब्रिटिश कॉमन लॉ के तहत ये सारा सिस्टम बना और अभी तक उसी तरह हम चल रहे हैं, और दुनिया कहाँ चली गई। स्पीडी ट्रायल होना चाहिए। दे शुड लुक एट इट कि जी इवन अगर आप जो हमारा सेक्शन 19 है कॉन्स्टिट्यूशन का जिसमें आपने मेंशन किया, इसमें कुछ रेड लाइन है और वो हर स्टेट रखती है, प्रोटेक्शन के लिए हर स्टेट रखती है कि आप जो है फर्ज करें बायलैटरल रिलेशंस को या रीजनल अपनी आपके पाकिस्तान इसको खराब नहीं कर सकते। इसी तरह के इंस्टीट्यूशन हैं, जुडिशरी है, तो मतलब इसके अंदर देयर शुड बी एलिमेंट ऑफ रिस्ट्रेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी। अनफॉर्चुनेटली मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी ड्राइव होता है सोशल मीडिया से, वहाँ से एक चीज चलती है, और मेन स्ट्रीम जिस तरह इवन किर्गिस्तान में मेरे ख्याल में हमारे प्राइवेट चैनल ने ज्यादा जिम्मेदारी का सबूत नहीं दिया और इस चीज को और इंसाइट किया। ये ठीक है, खुद एहतिसाबी करें। हमारा जो ये मीडियम है या हमारा फोर्थ पिलर है, डेफिनेटली हम क्यों अपने आप को इससे निकालें, बाहर तो नहीं कर सकते, हम मौरूद इल्ज़ाम भी नहीं ठहरा सकते, लेकिन हम अपने आप को बीच में से निकाल भी नहीं सकते। बाबर गौरशी साहब, जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने ये बात की, आप देखिए कि किर्गिस्तान हमारे जो वहाँ के सफ़ीर हैं उन्होंने वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी, बाकायदा तौर पर बताया, बल्कि किर्गिज़ गवर्नमेंट भी यही कह रही है कि अब हालात मामूल पे हैं। गुज़िश्ता रात के बाद कोई नया वाक़या का पेश नहीं आया, और सोशल मीडिया पे आइडेंटिफाई लोग हैं, हमें पता है कौन कौन ये काम कर रहा है। कम से कम उनके लिए तो एक सख्त किस्म का कानून होना चाहिए कि वो मज़ीद इस बात को आगे ना बढ़ाएं। बिल्कुल, आपने देखा सोशल मीडिया जिन्होंने ये बनाया वहाँ पे तो उनके कवानीन बहुत स्ट्रॉन्ग है। जैसे यूके में कहा, यूएसए में बहुत सी, जिस तरह मतलब ट्विटर के हवाले से, फेसबुक और दूसरे जितने भी मीडियम हैं उनके हवाले से तो बहुत सख्त कवानीन है। वहाँ पे आप हद के इज़्ज़त का दावा कर सकते हैं और फेक न्यूज़ के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी सज़ाएँ हैं। हमारा जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ है यहाँ पे अभी चूँकि नई नई चीज़ें आई हैं और हमारे मुल्क में चूँकि मोबाइल इस वक्त बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और आप देख सकते हैं कि साउथ एशिया में हमारी अगर एवरेज निकाली जाए आबादी के हिसाब से तो हम सबसे ज़्यादा मोबाइल यूज़ करने वाली कौम है।
और हमारे पास अब चूंकि अर्निंग का एक सिलसिला आ गया है, जो मैं बार बार हमेशा कहता हूँ, उस अर्निंग की वजह से आप ये नहीं देखते कि इसमें मुल्क की सलामती क्या है, इसमें फॉरेन रिलेशंस क्या है, इसमें सिक्योरिटी इश्यूज़ क्या हैं, इसमें पर्सनल किसी की रिस्पेक्ट का क्या मसला है, और या पूरी कौम के हवाले से, ये हम नहीं देखते। हम ये देखते हैं कि हमने अर्न कैसे करना है, हमने ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ कैसे लेने हैं, हमने ज़्यादा से ज़्यादा सोसाइटी में मकबूल कैसे होना है। ठीक है, ये आप काम करें, ये हर ह्यूमन नेचर है कि वो चाहता है इंसान, लेकिन इसके साथ साथ कुछ कवानीन भी हैं, कुछ ज़ाब्ते भी हैं, कुछ इखलाकियात हैं। मैं आपको कहूँगा कि इखलाकियात जो है ना, आप मुल्क की सलामती को दांव जी पर हाँ, लगा मैं दें और कह- आप जी। जस्टिफिकेशन उसकी ये दें कि जी मुझे कोई व्यूज चाहिए थे, जी हाँ, ये जो हम इखलाकी तौर पे हम बहुत नीचे जा चुके हैं। देखें कि इस तरह की जो नेगेटिव न्यूज़ होती है उनको ज़्यादा फैलाया जाता है, हालांकि नेगेटिव न्यूज़ को लोग कंट्रोल करते हैं, ताकि ये जो चीज़ थी किर्गिस्तान में जो हुई, इसको तो जितना रोका जाता, जितना इसके ऊपर कम कमेंट्स होते, इसको पॉजिटिव तरीके से बयान किया जाता, तो ये ज़्यादा अच्छा होता। और काश कि हमें आप ये समझ लेना चाहिए कि बहुत सी ऐसी न्यूज़ होती हैं जिनको कि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। बाबर गौरसी साहब, आप भी इसका हिस्सा रहे हैं, हम एक जिम्मेदार मीडियम से हैं। आज भी जब इस टॉपिक पे हम बात करें तो हमारी पूरी टीम, इवन कि हमारी मैनेजमेंट की बात कर लें, हमारे प्रोड्यूसर की बात करें, जो हमारे साथ रिसर्च करने वाली टीम है, सब के सब हम सर जोड़ कर बैठे थे कि हमारे पास मुसद्दिका इत्तलात होनी चाहिए। हम कोई ऐसी बात नहीं करते, एहसास जिम्मेदारी जो है वो भी बहुत ज़्यादा अहम होती है कि हम एक जुमला भी ऐसा नहीं कह सकते खुद से, हम मुसद्दिका इत्तलात तक जो हमें ऑफिशियल चीज़ें मिलती हैं हम उसको देखकर बात करते हैं। जियार साहब, इसको रोकने के लिए फिलफौर सिफारती सतह पर हमने क्या करना है? सिफारती जहां पे बिगाड़ आता है, चाहे वो सोशल मीडिया की वजह से हो या ट्विटर हैंडलर्स की वजह से हो, तो क्या हमारी एफर्ट्स कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हो जाती फिर सिफारती? जी बिल्कुल, बल्कि मैंने आई रोट एन आर्टिकल अबाउट 2 years बैक कि द नीड फॉर डिजिटल डिप्लोमेसी, कि हमें ऐसे डिजिटल डिप्लोमेसी का डिवाइस करना चाहिए जिसमें हमारे पास एक्सपर्ट्स हों, जिसमें हमारे पास इस साइंस को जानने वाले ऑफिसर्स हों, और वो लोग टूल्स ऐसे जो है वो करें, इस्तेमाल करें, ताकि फेक न्यूज़ को हटाया जाए, उनको प्रिवेंट किया जाए। अगर खुदा न खास्ता ऐसी फैल जाती है तो उसका हमने फिर कैसे सदबात करना है, और साथ ही पाकिस्तान की जो पॉजिटिव चीज़ें, पॉजिटिव इमेज है, उसको डिजिटल मीडिया के थ्रू किस तरह से हम आगे प्रमोट कर सकते हैं। लिहाजा कोई शक नहीं कि आज के दौर में हमारे जो डिप्लोमैट्स हैं उनके लिए चैलेंज बहुत बड़ा जो है वो सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया भी हो गया है, और यकीनी तौर पे इस चीज़ को वो अपने होस्ट कंट्रीज के साथ मिलकर करते हैं, इन द सेंस के भी कि हमारा ये होता है कि गाहे बाय गाहे मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर एम्बेसी के मुख्तलिफ जो ऑफिसर्स हैं, एम्बेसडर्स हैं, जो वहाँ पे डिप्टी हेड ऑफ मिशन होते हैं, दे मीट अपने अपने काउंटर पार्ट से रेगुलर मिलते रहते हैं और फिर उनको बुलाते रहते हैं। तो आई थिंक हमें ज़्यादा ज़रूरत है कि अपने हम जो हमारे जहाँ पे हमारी एम्बेसीज है कि वो अपने जो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जियार बलोच साहब, हमारे इन्वेस्टर ही हमारी मुअस्सर आवाज़ हैं और एथेंटिक आवाज़ हैं, और मुसद्दिका जो है वो पाकिस्तान की जो पॉलिसीज़ होती हैं, फॉरेन पॉलिसीज़, वो दूसरे ममालिक के सामने रखते हैं, और उनका डेफिनेटली अब उन पर भारी जिम्मेदारी भी आयद होती है कि जो झूठा प्रोपेगेंडा है, अगर उससे कोई सिफारती तौर पर पाकिस्तान को कोई नुकसान पहुंच रहा है तो वो अपनी एफर्ट्स थोड़ी सी और बनाएं, अपनी एनर्जी मजीद बढ़ाएं ताकि इसको काउंटर किया जा सके, सोशल मीडिया का जो मनफी प्रोपेगेंडा है। जियार बलोच साहब, फॉर्मर इन्वेस्टर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हुसैन साहब थे हमारे साथ, बहुत शुक्रिया आपका। बाबर गौरसी साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, फीडबैक जरूर दीजिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।